गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड के अंतर्गत शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई उषा नामक कविता की। सबसे पहले आपको शमशेर बहादुर सिंह के बारे में जानकारी प्रदान कर दूं। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश में हुआ। वर्तमान में वो देहरादून उत्तराखंड में माना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं जो प्रकाशित हो चुकी है, उनमें कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं चूका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, और हिंदी और उर्दू शब्दकोश का इन्होंने संपादन किया। सम्मान के रूप में इनको साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1993 में इनका निधन दिल्ली में हुआ। ये हिंदी साहित्य में एक प्रयोगधर्मा या प्रयोगवादी कवि है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बाद साठोत्तरी कविता का युग आया। तो प्रयोगवाद का समय 1943 से प्रारंभ होता है। प्रयोगवाद की क्या विशेषताएं रही? सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कविता का जो शिल्प था, उसमें शिल्प संबंधी बहुत से नए प्रयोग हुए। कविताओं में प्राचीन उपमानों और प्रतीकों को छोड़ा गया। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास उसको प्रयोग करने वाले कवियों के द्वारा किया गया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन का चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। यहाँ पर ये जो कविता प्रस्तुत की गई है, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के प्रातःकाल का एक सुंदर मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रातःकाल को पल पल बदलने वाले परिवेश को चित्रित करने का प्रयास कवि के द्वारा किया गया है। प्रस्तुत कविता सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। ये कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसलिए यहाँ पर सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना कवि के द्वारा की गई है, जो गांव की सुबह से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पर सिल है। सिल मसाला पीसने का एक पत्थर होता है, उसे सिल कहा जाता है। राख से लिपा हुआ चौका है कि भोजन बनाने के उपरांत महिलाएं क्या करती है, ग्रामीण क्षेत्र में चौके को राख से लीप देती है, इससे चौका शुद्ध हो जाता है। और है स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते हुए अदृश्य बच्चों के नन्हे नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है। और है हर कालीमा को चीर कर आने का एहसास कराती हुई वह उषा। अब बात करते हैं हम कविता के बारे में। देखिए, उषा कविता में कवि ने भोरकालीन सौंदर्य के रंगरूप और वातावरण का सूक्ष्म चित्रण किया है। भोर से भी पहले आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है मानो कोई शंख हो। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस तरह साकार हो जाती है कि वह राख से लिपे हुए चौके सा प्रतीत होता है। कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धुली हुई काली सिलबट्टी जैसा जान पड़ता है। यह यूँ लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी हो। और कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है। तब आकाश में उगती हुई सफ़ेदी यूँ लगती है मानो नीले जल में किसी की गोरी देह झिलमिला रही हो। सूर्योदय होने पर उषा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उषा का अर्थात प्रातःकाल का सौंदर्य पल पल बदलता दिखाई देता है। अब प्रारंभ करते हैं हम अपनी कविता। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। भोर अर्थात प्रातःकाल, नभ अर्थात आकाश, चौका रसोई बनाने का स्थान। तो कवि ने
सबसे पहली स्थिति का चित्रण करते हुए कहा कि प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसा, कि जब मैंने प्रातःकालीन आकाश को देखा तो मुझे प्रातःकालीन आकाश का रंग बिल्कुल गहरा नीला दिखाई दे रहा था। और वो गहरा नीला रंग किसके समान दिखाई दे रहा था? वो मुझे शंख के समान गहरा नीला आकाश दिखाई दे रहा था। उसके पश्चात क्या हो गई? भोर का नभ। उसके पश्चात भोर हो गई, अर्थात प्रातःकाल हो गई और प्रातःकाल का नभ दिखाई देने लगा। अब भोर के समय क्या होता है? नीला रंग थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, मंद पड़ जाता है और वातावरण में नमी दिखाई देने लगती है। तो जब वातावरण में नमी दिखाई देती लगती है तो कवि को ऐसा लगता है कि जैसे राख से चौके को लीपने के बाद जैसे गीला चौका होता है, वैसी स्थिति वातावरण में चित्रित कवि को दिखाई देती है। तो कवि क्या कहता है कि भोर के समय नीला रंग थोड़ा मंद पड़ गया है और वातावरण की नमी दिखाई देने लगी है। ऐसा लग रहा है मानो आकाश नहीं हो, बल्कि वो क्या हो? बल्कि राख से लिपा हुआ गीला चौका हो और नमी के कारण गीलापन था जबकि, और रंग राख के जैसा गहरा कवि को दिखाई दे रहा था। अर्थात कहने का अभिप्राय ये था, यहाँ पर देखिए, भोर के समय के वातावरण न तो गहरा काला होता है और न उजला होता है, उसका रंग नीले शंख जैसा बुझा बुझा होता है। इसलिए नीले शंख की उपमा यहाँ पर बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। दूसरी बात करते हैं, राख से लिपे जाने का रंग गहरा सुरमई होता है, सुरमई काजल के समान। भोरकालीन वातावरण भी ऐसा ही सुरमई होता है, इस कारण ये समानता सुंदर बन पड़ी है। और प्रातःकालीन वातावरण में ओस और नमी है और गीले चौके में भी क्या होती है? वही ओस और नमी होती है। अतः दोनों की समानता के कारण यहाँ पर चौके को, आकाश रूपी चौके को क्या बताया गया है? गीला बताया गया है। प्रातःकालीन वातावरण में ओस की नमी है और इसका रंग गहरा सुरमई है। इस समय किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं है, अतः ये चौके जैसा पवित्र समय है। तत्पश्चात देखिए, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। सिल मसाला पीसने वाला पत्थर, अभी मैंने बताया आपको, और केसर एक फूल होता है। तो क्या कहा देखो कवि ने कि उस भोर का जो छुटपुट अंधेरा था, जो थोड़ा बहुत अंधेरा दिखाई दे रहा था, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, कि उस भोर के छुटपुट अंधेरे में सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण ऐसा लगता है या ऐसा लग रहा है मानो बहुत गहरी काली सिलवटी है, शिला है, पत्थर है जिसके ऊपर मसाला पीसते हैं, है ना। तो सिलवट्टा है, थोड़े से लाल केसर से जैसे घुल गई हो। कहने का मतलब है वो थोड़ी थोड़ी लालिमा उस बहुत काले सिल जैसे वातावरण में प्रकट होती हुई दिखाई दे रही है। तो कवि कहता है कि भोर के झुटपुट अंधेरे में सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण ऐसे लगता है मानो बहुत गहरी काली सिल थोड़े से लाल केसर से घुल गई हो, क्योंकि अंधेरा कैसा दिखाई देता है? काली सिल के जैसा प्रतीत होता है और सूरज की लाली कैसी होती है? केसर के समान। तो कवि क्या कह रहा है? स्लेट पर यह लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। ये वातावरण ऐसा जान पड़ता है कवि को कि मानो किसी ने क्या किया हो, उस आकाश रूपी काली स्लेट पर लालिमा रूपी लाल खड़िया चौक पोत दी हो, लगा दी हो, मल दी हो। अंधेरा काली स्लेट के समान दिखाई दे रहा है और सूरज की लालिमा कैसे दिखाई दे रही है? चौक मिट्टी के समान दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं विशेष जो इस पद की बात है। इस काव्यांश में कवि ने क्या किया है? भोर के अंधेरे झुटपुटे वातावरण में छाने वाली सूरज की हल्की हल्की लालिमा का दृश्य चित्रित किया है। भोर काल में आकाश में सुरमई अंधेरा होता है और यह अंधेरा कैसा दिखाई देता है? काली सिल या स्लेट के रंग जैसा होता है। इस प्रकार कवि काली सिल और स्लेट के माध्यम से उस भोरकालीन, उस प्रातःकालीन अंधेरे का चित्रण करना चाहता है। तत्पश्चात सूरज की उगती हुई लालिमा को चित्रित करते हुए से लाल केसर और लाल खड़िया चौक के समान बता रहा है। और उस प्रातःकाल के वातावरण में जो नमी होती है, जो ओस होती है, उसको घुलने का दृश्य यहाँ पर चित्रित किया गया है कि उसके घुल जाने पर जो गीलापन हमारे सामने आता है वो काली सिल के ऊपर कैसा लग रहा है? लाल केसर से धुलने के समान दिखाई दे रहा है। नाउ अंत में बात करते हैं हम, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो
और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब सूरज उग रहा है, उस समय की स्थिति का चित्रण है। तीसरी स्थिति बता रहा कवि कि भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, आप देखो बिल्कुल नीला आकाश होता है, गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज जो सफ़ेद रंग का होता है उसमें प्रकट होने लगता है, तो कवि को कैसा लगता है कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह की जैसे हिल रही हो। कि भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की श्वेत आभा दिखने लगती है, तो उस समय कवि को उस समय के वातावरण की सुंदरता ऐसे प्रतीत होती है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदर नायिका की गोरी देह, गोरा शरीर झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा हो या झिलमिल करती हुई दिखाई दे रही हो। और कुछ समय बाद क्या होता है, जब सूरज पूरी तरह से उग जाता है, उदित हो जाता है, तब उषा के उस प्रातःकाल के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम क्या हो जाता है, छूमंतर हो जाता है, गायब हो जाता है। अर्थात क्या हो जाता है, पूरी प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है और प्रकृति के इस प्रकार से पल पल बदलने वाले रंग पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। उस उषा का जादू टूट जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है, क्योंकि सूर्योदय हो जाता है। अब यहाँ पर एक बार मैं वापस इसकी विशेषताएं बता देता हूँ। इस काव्यांश में क्या कहा है, इस काव्यांश में कवि ने नीले आकाश में सूरज की चमक को या सूरज की चमक के झिल मिलाने के दृश्य को चित्रित किया है, क्योंकि प्रातःकाल का आकाश नीला होता है और सूरज की पहली पहली किरणें झिल मिलाती हुई दिखाई देती हैं। नील जल में उपमान द्वारा कवि ने क्या किया है, यहाँ पर प्रातःकाल के नीले स्वच्छ आकाश को चित्रित किया है। सूरज की लाली धीरे धीरे लालिमा छोड़ करके क्या होने लग जाती है, सफ़ेद होने लग जाती है। उस समय वातावरण में विशेष प्रकार की नमी और चमक होती है। उस दृश्य के लिए गोरी देह का, नायिका की गोरी देह का नीले जल में स्नान करना बहुत सुंदर उपमान के रूप में यहाँ पर कवि ने प्रकट किया है। और प्रातःकाल के जादू अर्थात उषा के जादू का तात्पर्य है यहाँ पर प्रातःकाल के वातावरण का अपार सौंदर्य या पल पल बदलते स्वरूप का अपार सौंदर्य, उसके नित बदलते सुंदर रूप। जैसे ही सूरज आकाश में चढ़ा, प्रातःकालीन सौंदर्य की जो नित पल पल रूप बदलती झांकी आती वो एकदम से गायब हो जाती है और चारों ओर एक समान सूरज की धूप फैल जाती है। इस तरह से क्या होता है, उस प्रातःकाल का जादू टूट जाता है। कवि ने यहाँ पर सूर्योदय की बेला में उभरने वाली प्राकृतिक शोभा को बहुत सूक्ष्मता से अनुभव करके प्रकट किया है। उसके रंगों को पकड़ने में, उसके सुंदरता को कह पाने में कवि को अपार सफलता यहाँ पर मिली। नीले जल में झिलमिलाती गोरी देह के उपमान से कवि ने हमारी आंखों के सामने प्रातःकाल की सुंदरता को साकार किया। ये कल्पना क्या है, प्रयोगवाद के आधार पर बिल्कुल नई है, क्योंकि मैंने कहा था अभी आपको कि नए उपमान, नए प्रतीक, नए बिंब प्रयोग किए गए। उषा का जादू टूटना भी यहाँ पर क्या है, पाठक की आंखों के सामने अनेक जो काल्पनिक चित्र थे उनको साकार करता है। धन्यवाद।